दोस्तों, ये ट्रेन के सफ़र का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो प्लीज़ पहला भाग भी देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप चाहें तो चैनल पर भी जाकर सुन सकते हैं। अब आगे। बूढ़ा ताऊ और कविता कहीं कमरे में लेटे हुए थे। अब क्या करेंगे? बूढ़े ताऊ ने कविता से कहा। करेंगे क्या? चलो स्टेशन। बैग में तो कुछ मिला नहीं। उसने पुलिस बुला ली होगी तो। ताऊ ने कहा। अब जाना तो पड़ेगा ही ना, सुनीता को भी तो लाना ही है। कविता ने जवाब दिया। उन्होंने अपने कपड़े पहने और स्टेशन के लिए निकल पड़े। उधर अमित के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। किसी को नहीं बताना प्लीज़, सुनीता ने भोलेपन से कहा। फिर तुम उनके पास कैसे आ गईं? अमित का धैर्य अब जवाब दे गया था। ये लोग मुझे खरीद कर लाए हैं दिल्ली से। सुनीता अमित पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर बैठी थी। 1 लाख रुपये में? तो तुम दिल्ली की हो? अमित को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, मैं वेस्ट बंगाल की हूँ। सुनीता ने उसकी जानकारी और बढ़ाई। वहाँ से दिल्ली कैसे आई? अमित की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। राजकुमार भैया लाए थे। घर वालों ने भेज दिया था तुम्हारे? हाँ, वो गांव से और भी लड़कियां लाता है। क्या काम करवाता है वो? मुझे क्या पता, कहा तो यही था कि कोठियों पर काम करवाएंगे, बर्तन सफाई वगैरह। फिर घर वालों ने उस पर विश्वास कैसे कर लिया? सुनीता ने कहा। वो सभी लड़कियों के घर वालों को 1000 रुपये महीने के भेजता है। अमित बोला। पर उसने तो तुम्हें बेच दिया है, अब वो रुपए कब देगा? सुनीता, वो 1000 रुपये महीना देंगे। मैंने उनकी बात सुनी थी। 1 लाख रुपए के अलावा। अमित, तो तुम्हें सच में नहीं पता ये तुम्हारा लोग क्या करेंगे? सुनीता, नहीं मालूम। तुम्हारे साथ किसी ने कभी ऐसा वैसा किया है क्या? अमित ने पूछा। सुनीता, कैसा वैसा? अमित, हे भगवान, जैसे मैंने किया था ट्रेन में। सुनीता ने कहा। हाँ। अमित ने पूछा, किसने? सुनीता ने कहा, तुमने। और फिर गुस्से से बोली, उस काले कलूटे ने। अमित उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा। अमित, तू इनको बापू और भाभी जी क्यों कह रही थी? सुनीता, इन्होंने ही समझाया था। तभी वो बूढ़ा और कविता उन दोनों के सामने आते हुए दिखाई दिए। सुनीता, उनको मत बताना कुछ भी, उन्होंने कहा है। किसी को भी बताया तो जान से मार देंगे। बूढ़े ने जब सुनीता को नए कपड़ों में देखा तो वो शक से अमित की ओर देखने लगा। सुनीता, बापू, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, इन्होंने दिलवा दिए। इनके पास बहुत पैसा है। बापू, धन्यवाद बेटा, हम तो गरीब आदमी हैं। कविता इस तरह से अमित को देखने लगी जैसे वो भी अमित से ड्रेस खरीदना चाहती हो। अमित, अब क्या करें? किसी होटल में रेस्ट करें रात तक। बूढ़ा, देख लो बेटा, अगर पैसे हो तो। अमित, पैसे की चिंता मत करो ताऊ जी, पैसा बहुत है मेरे पास। बूढ़ा इस तरह से अमित को देखने लगा जैसे पूछना चाहता हो, कहाँ है पैसा? और वो एक होटल में चले गए। उन्होंने 2 कमरे रात तक के लिए लिए, एक अकेले अमित के लिए और दूसरा उस घर परिवार के लिए। थोड़ी ही देर में बूढ़ा उन दोनों को समझाकर अमित के पास आ गया। बेटा, मैं ज़रा इधर लेट लूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुझे अगर गप्पे लड़ाने हो तो उधर चला जा। सुनीता तो तेरी बहुत तारीफ कर रही थी। अमित, वो तो ठीक है ताऊ, पर आप रात को कहाँ निकल गए थे? बूढ़ा, कहाँ निकल गए थे बेटा? वो किसी ने हमें बताया कि ऐसी लड़की तो शहर की ओर जा रही है, इसलिए हम उधर देखने चले गए थे। अमित उठा और दूसरे कमरे में चला गया। योजना के मुताबिक कविता दरवाज़ा खुला छोड़े शीशे के सामने खड़ी थी और कुछ पहनने का नाटक कर रही थी। अमित के आते ही उसने एकदम चौंकाने का नाटक किया। वो घुटनों के बल बैठ गई जैसे अपने आप को ढकने का नाटक कर रही हो। सुनीता बाथरूम में थी, उसके बाद में आना था। अगर कविता असर न जमा पाए तो। कविता ने शर्माने की एक्टिंग शुरू कर दी। अमित, माफ़ कीजिए भाभी। कविता, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। कविता को डर था वो कहीं वापस न चला जाए। वो अपने शरीर की झलक अमित को दिखाती रही।
फिर अमित को कहाँ जाना था। उसने छोटे कद की भाभी को उठा लिया। कविता, कहीं बापू ना आ जाए। अमित ने उसकी बातों पर कोई ध्यान न दिया। उसको बेड पर लिटा दिया सीधा। दरवाज़ा तो बंद कर दो। अमित ने दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। सुनीता कहाँ है? कविता, वो नहा रही है। अमित, वो बूढ़ा तुम्हारा बाप है या ससुर? कविता ने जवाब दिया, ससुर। कोई बच्चा भी है? कविता ने कहा, हाँ। अमित, लगता तो नहीं है, छोटा ही होगा। कविता ने कहा, हाँ, 1 साल का ही है। ऐसा करके अमित को एक बात तो पक्का हो गई थी कि वो माँ नहीं हो सकती 1 साल के बच्चे की। उधर बूढ़े ने कमरे का एक एक कोना छान मारा, पर उसे उन पैसों का कोई सुराग न मिला जिनके बारे में अमित बार बार कह रहा था कि पैसे बहुत हैं। थक हार कर, मन महसूस कर वो बिस्तर पर लेट गया और अमित के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। अमित को याद आया उसको आरक्षण भी कराना है, 3 और टिकटों का। वो बाहर निकल गया। रेलवे स्टेशन पर उसने 3 के बजाय 4 नई टिकट आरक्षित करा ली। उसको उनके साथ वाली सीट ही चाहिए थी। उधर अमित के जाते ही कविता दूसरे कमरे में गई। बापू, कुछ मिला क्या? अरे कहाँ कविता, मैंने तो हर जगह देख लिया, कहीं उसके पर्स में ना हो। सुनीता भी आ गई। तू पागल है क्या? भला पर्स में इतने सारे पैसे कौन रखता है? बूढ़े ने कहा। तो फिर चलें क्या? कविता ने कहा। वो तो बाहर गया है। बूढ़ा, क्या जल्दी है, आरक्षण वाला सफ़र करके भी देख लेंगे, शायद वहाँ कुछ बात बन जाए। उसने कुछ किया तो नहीं? कविता, किया नहीं, ये देखो क्या बना दिया। कविता ने खोल कर दिखाया। चल सुनीता, तू भी दिखा दे। सुनीता ने कुछ नहीं दिखाया, वो चुपचाप सुनती रही। कविता, ओहो, वहाँ तो बड़ी खुश होकर प्यार कर रही थी। तुझे भी बड़े शौक हैं। तीनों इकट्ठे ही बैठे थे जब अमित आरक्षण कराकर अंदर आया था। अमित को देखते ही कविता ने अपना पल्लू ठीक किया। अमित, ट्रेन 9 बजे की है, कुछ देर सो लो, फिर खाना खाकर चलते हैं। और अमित के इशारा करते ही वो तीनों वहाँ से उठकर जाने लगे। तब अमित ने सबसे पीछे जा रही सुनीता का हाथ पकड़कर खींच लिया। सुनीता, मुझे जाने दो। अमित, दरवाज़ा बंद करते हुए। क्यों जाने दूँ मेरी जान? सुनीता, तुम फिर मुझे परेशान करोगे। अमित, तो तुम्हारा दिल नहीं करता क्या? सुनीता, नहीं, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे जाने दो ना। अमित ने उसको छोड़ दिया। जाते हुए देखकर वो उसको बोला, तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। सुनीता हंसने लगी और दरवाज़ा खोल कर चली गई। दूसरे कमरे में जाते ही बूढ़े ने सुनीता को डांटा। तुमने उस लड़के को कुछ बताया तो नहीं? सुनीता डर गई पर बोली, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। कविता सुनीता से बोली, राजकुमार को तो तुमने हाथ भी नहीं लगाने दिया था, इससे कैसे करवा लिया? सुनीता कुछ नहीं बोली। वो कविता के बराबर में जाकर लेट गई। बूढ़े ने पूछा, सुनीता, तुमने उसके पास पैसे वैसे देखे हैं या नहीं? सुनीता ने कहा, हाँ, पैसे तो बहुत हैं। वो एक कमरे में गया था और वहाँ से पैसे लेकर आया था, बहुत सारे। बूढ़ा, कमरे में से? कौन से कमरे में से? सुनीता, उधर मार्केट से। बूढ़ा, अबे यार, एटीएम से पैसे हैं इसके। ऐसा करो कविता, तुम इसको अपने जाल में फंसाकर अपने गांव ले चलो, वहाँ इससे एटीएम भी छीन लेंगे और इसका वो कोड भी पूछ लेंगे जिसके भरने के बाद पैसे निकलते हैं। कविता का उससे फिर से प्यार करने का दिल कर रहा था। बड़ा मज़ा आया था उसको। पैसों में तो उसको बूढ़े ही ज़्यादा लेकर जाते थे। क्या मैं अभी चली जाऊँ फंसने के लिए? बूढ़ा, जल्दी जल्दी मत किया करो, अगर उसका मन तुमसे भर गया तो फिर नहीं चलेगा वो। कविता, तो फिर ये है ना, बड़ी मस्त होकर प्यार कर रही थी उससे। सुनीता, नहीं, मैं नहीं करूँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बूढ़ा, तो अभी सो जाओ, रेलगाड़ी में ही करना अब काम। उसके साथ ही बैठ जाना। और तीनों लेट गए। ठीक 9 बजे राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन पर आई। जब अमित ने उनको एक डब्बा दिखाया तो बूढ़ा भागकर उसमें चढ़ने की कोशिश करने लगा और उसके पीछे ही वो दोनों भी भाग ली। उनको लगा जैसे पीछे रह गई तो सीट नहीं मिलेगी। तभी बूढ़ा खड़ा होकर हंसने लगा।
अरे आरक्षण में भी कोई भाग कर चढ़ता है क्या? यहाँ तो सीट मिलनी ही मिलनी है, चाहे सबसे बाद में चढ़ो। अमित हंसने लगा। चारों लोग ट्रेन में चढ़ गए। अमित अपनी सीट देखकर ऊपर जा बैठा तो पीछे पीछे ही वो भी उसी बर्थ पर चढ़ गया। अमित, क्या हो गया ताऊ? उसकी सीट पर जाओ ना नीचे। ताऊ, ये अपनी सीट नहीं है क्या? अमित उनकी बात समझ गया। ताऊ, सबकी अलग अलग सीट है, ये चारों सीटें अपनी ही हैं। ताऊ, अच्छा बेटा, मैं तो आरक्षण में कभी बैठा ही नहीं हूँ, गलती हो गई। ये कहकर ताऊ नीचे उतर गया। सुनीता भी और कविता सामने वाली बर्थ पर ऊपर जा बैठी। बूढ़ा अमित के ठीक नीचे था और सुनीता नीचे के सामने वाली सीट पर। उनको इस तरह करते हुए देखकर एक नकचिड़ी लड़की बोली, कभी बैठे नहीं हो क्या ट्रेन में? ये कहकर वो हंसने लगी। बड़ी घमंडी सी मालूम होती थी और बड़े घर की भी थी। अमित ने उस पर गौर किया। 22-23 साल की गोरी सी लड़की थी। कोई अमित को सिर्फ उसका चेहरा दिख गया था। वो लेटी हुई थी। उसकी बात सुनकर कविता तुनक कर लड़ाई के मूड में आ गई। तुमको क्या है, हम जहाँ चाहें वहाँ बैठेंगे, चारों सीटें हमारी हैं, बड़ी आई है। इस बात पर उस लड़की को भी गुस्सा आ गया। हे स्टूपिड विलेजर, जस्ट बी इन लिमिट, डोंट ट्राई टू मेस विद मी। कविता, अरे क्या बक बक कर रही है तू? तेरी माँ होगी स्टूपिड। कविता को बस स्टूपिड ही समझ में आया था और उसको पता था ये एक गाली होती है। अमित ने लड़ाई बढ़ता हुआ देखकर खुद ही सॉरी बोल दिया। आई एम सॉरी मिस शीतल, माई नेम इज़ अमित। अमित को लगा बड़ी तीखी है साली, पर उसने कविता को शांत कर दिया। इतने में ही एक भाई साहब जो उसके बराबर वाली सीट पर बैठे थे, उन्होंने सर निकाल कर कहा, भैया खुली हुई गधी के पीछे नहीं जाते, लात मार देती है। उस पर शीतल को उसकी कहावत समझ नहीं आई, पर अमित उसकी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उससे शीतल की समझ में आ गया कि उसने उसी को गधी कहा है और वो उसी से उलझ पड़ी। हाउ डेयर यू! पर उस आदमी की हिम्मत गजब की थी। उसने शीतल को बीच में ही रोककर अपनी सुनानी शुरू कर दी। आई डोंट केयर, ओके, माई नेम इज़ संजय राजपूत। अरे गांव वाले बेचारे क्या इंसान नहीं होते? तुझे शर्म नहीं आई उन पर हंसते हुए? शीतल उसकी खरी खरी सुनकर अंदर तक कांप गई। आगे कुछ बोलने का उसके अंदर अब साहस नहीं था। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और सुबकने लगी। लड़कियों की यही अदा तो मार देती है। सॉरी, राजपूत ने कहा। वो और ज़ोर से रोने लगी। ये सब नाटक देखकर अमित इतना तो समझ गया था कि लड़की अकेली है। अमित उस लड़की को देखने के खातिर राजपूत के पास जा पहुंचा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है। आपका नाम तो मैं सुन ही चुका हूँ। राजपूत ने पीछे हटकर जगह दे दी। यार, ये लड़कियों के नखरे अजीब होते हैं। अभी खुद बीच में कूदी थी और मैं बोला तो अब रोने लगी। कोई समझाओ यार इसको। मैंने कहा सॉरी शीतल। उसने कहकर शीतल के माथे पर रखा हुआ हाथ पकड़ लिया। डोंट टच मी। शीतल ने अपना हाथ झटक दिया। राजपूत का पारा फिर से गर्म हो गया। अब देख लो, पहले तो इसके कपड़े देखो, कुछ भी छुप नहीं रहा, फिर कहती है गलत हो गया। राजपूत की इस बात पर अमित ने मुश्किल से अपनी हंसी को रोका था। अमित ने शीतल को देखा। उसने घुटनों से भी ऊपर का स्कर्ट पहना हुआ था, जो उसके सीधे लेट कर घुटने मोड़ने की वजह से और भी सब कुछ दिखाई दे रहा था। राजपूत के ड्रेस पर कमेंट करने के बाद उसने अपनी टांगों को सीधा कर लिया था। छोड़ो यार, अमित ने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा। अरे भाई, मैंने इसका अभी तक पकड़ा ही क्या है, हाथ छोड़कर। सोचा था लड़की साथ वाली सीट पर होने से रात अच्छी गुजरेगी, पर सारा मूड ही खराब हो गया। ऐसी गाली सुनकर भी वो कुछ न बोली। क्या पता अपनी गलती का एहसास हो गया हो। और सुनाओ दोस्त, अमित ने राजपूत से कहा। क्या सुनाऊं यार, अपने को तो ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता। मुंबई जा रहा हूँ किसी काम से। टाइम तो नहीं था, पर दीपक के बुलाने पर आना ही पड़ा। कुछ देर रुककर बोला, दीपक मेरे दोस्त का नाम है। अमित ने सोचा यूं तो ये रात यूं ही निकल जाएगी। अच्छा भाई राजपूत, गुड नाइट। काहे की गुड नाइट यार, इतनी गर्म लड़की साथ है,
नींद क्या खाक आएगी, राजपूत ने शीतल को सुनाकर कहा। अमित वापस आ गया। कविता उसी का इंतजार कर रही थी बैठी हुई। अमित ने देखा बूढ़ा लेटा हुआ था, आंखें बंद किए। उसने कविता को अपने पास आने का इशारा किया। वो तो जैसे इंतजार ही कर रही थी, उठकर पास आकर बैठ गई। सुनीता भी सोने लगी थी। तब तक अमित ने अपने बैग से चादर निकाली और दोनों के पैरों पर अच्छे से डाल ली। कविता ने देर न करते हुए अपने काम में लग गई। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी, इसलिए इसका अगला भाग सुनना बिल्कुल न भूलें। इसका तीसरा भाग कल आएगा। और अब तक आपको कहानी कैसी लग रही है, इसकी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी, आने वालों की भी और जाने वालों की भी। तभी स्टेशन पर घोषणा हुई, कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस 15 घंटे लेट है। ये सुनते ही अमित का चेहरा फीका पड़ गया। कहीं घरवाले ढूंढते रेलवे स्टेशन तक न आ जाएं। उसने 3 दिन पहले ही आरक्षण करा लिया था मुंबई के लिए, पर घोषणा सुनकर तो उसके सारे प्लान का कबाड़ा हो गया था। हताशा में उसने चलने को तैयार खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। हड़बड़ाहट में वो उसी की ओर भागा। अंदर घुसने के लिए अमित को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अंदर पैर रखने की जगह भी मुश्किल से थी। सभी लोग खड़े थे, क्या पुरुष और क्या औरत, सभी का बुरा हाल था। और जो बैठे थे वो बैठे नहीं थे, बल्कि लेटे थे, पूरी सीट पर कब्जा किए हुए थे। अमित ने बाहर झांका। उसको डर था घर वाले आकर उसको पकड़ न लें, वापस न ले जाएं, उसका सपना टूट न जाए हीरो बनने का। अमित घर से भाग कर आया था। शक्ल सूरत से तो हीरो ही लगता था, कद में अमिताभ जैसा, स्मार्टनेस में सलमान जैसा और बॉडी में आमिर जैसा और अभिनय में शाहरुख खान जैसा। वो इन सब का दीवाना था। इसके साथ ही हीरोइन का भी उसने सुना था, एक बार कामयाब हो जाओ तो फिर सारी जवान हसीन लड़कियां, सारी मॉडल्स हीरो के नीचे ही रहती हैं। बस यही मकसद था उसका हीरो बनने का। रेलगाड़ी के चलने पर उसने राहत की सांस ली। हीरोगिरी के सपनों में खोए हुए अमित को अचानक पीछे से किसी ने धक्का मारा। वो चौंक कर पीछे पलटा। देखकर नहीं खड़े हो सकते क्या भैया, बुकिंग करा रखी है क्या? अमित देखता ही रह गया। गांव की सी लगने वाली एक अल्हड़ जवान युवती, वो उसको डांट रही थी। उम्र करीब 22 साल होगी, नई शादीशुदा लगती थी। चोली और घाघरे में छोटा कद होने की वजह से अमित को उसका श्याम रंग शरीर काफ़ी अंदर तक दिखाई दे रहा था। शरीर का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं लगता था, पर जितना भी था मनमोहक था। अमित उसकी बातों पर कम, उसकी छलकते हुए शरीर पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। उस अबला की पुकार सुनकर भीड़ में से करीब 45 साल के एक आदमी ने सर निकाल कर कहा, कौन है बे? और जब अमित के डीन-डौल को देखा तो उसका सुर ही बदल गया। भाई, कोई मर्जी से थोड़े ही किसी के ऊपर आता है, या तो कोई मर्जी से बुलाए या फिर मजबूरी हो, जैसे कि अब है। उसकी बात पर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। तभी भीड़ में से एक बूढ़े की आवाज़ आई, कविता ठीक तो है बेटी? पल्ले से सर ढकते हुए कविता ने जवाब दिया, कहाँ ठीक हूँ बापू। और फिर से बुदबुदाने लगी, अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते क्या? अमित ने उसके चेहरे को देखा। रंग गोरा नहीं था, पर चेहरे के नैन नक्श तो किसी हीरोइन को भी मात देते थे। गोल चेहरा, पतली छोटी सी नाक और कमल की पंखुड़ियों जैसे होंठ। अमित बार बार कनखियों से उसको देखता रहा। तभी कविता ने आवाज़ लगाई, सुनीता ठीक है क्या बापू? वहाँ जगह ना हो तो यहाँ भेज दो, यहाँ थोड़ी सी जगह बन गई है। और सुनीता वहीं पर आ गई। कविता ने अपने और अमित के बीच सुनीता को खड़ा कर लिया। सुनीता का गदराया हुआ शरीर अमित से चिपका हुआ था। ये तो कविता ने सोने पर सुहागा कर दिया था। अब अमित कविता को छोड़कर सुनीता को ही देखने लगा। उसका शरीर भी काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ था। एक मैली सी शलवार कमीज़ डाल रखी थी। उसका कद भी करीब 5 फुट 2 इंच होगा।
उसका चेहरा भी उतना ही सुंदर था और थोड़ी सी लाली भी झलक रही थी। कुल मिलाकर अमित को टाइम पास का मस्त साधन मिल गया था। सुनीता कुंवारी लगती थी, उम्र से भी और शरीर से भी। अमित रह रहकर अनजान बनते हुए उसका स्पर्श करने लगा, और शायद उसको एहसास नहीं हो रहा था, या फिर क्या पता उसको भी आनंद आ रहा हो। अगले स्टेशन पर डिब्बे में और भी ज़्यादा लोग घुस आए, और लाख कोशिशें करने के बाद भी कविता अपने चारों ओर लफंगे लोगों को सटकर खड़ा होने से ना रोक सकी। उसका अब दम सा घुटने लगा था। एक आदमी ने तो शायद उसके पीछे से ही उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी थी। वो उछल पड़ी। क्या कर रहे हो, दिखता नहीं है क्या? ए मैडम, ज़्यादा बकवास क्यों करती है? ज़्यादा ठंडा हवा खाने का इतना ही शौक है तो अपनी गाड़ी में बैठ कर आती। आदमी भड़क कर बोला, और ऐसे ही खड़ा रहा। कविता एकदम दुबक सी गई। वो तो बस अमित जैसों पर ही डांट मार सकती थी। कविता को मुस्टंडे लोगों की भीड़ में अमित ही थोड़ा शरीफ लगा। वो सुनीता और अमित के साथ चिपक कर खड़ी हो गई, जैसे कहना चाहती हो, तुम ही सही हो, इनसे तो भगवान ही बचाए। अमित भी जैसे उनके चिपकने का मतलब समझ गया। उसने पलटकर अपना मुंह उनकी ओर कर लिया था और अपनी लंबी मजबूत बाजू उनके चारों ओर बैरियर की तरह लगा दी। कविता ने अमित को देखा। अमित थोड़ी हिचक के साथ बोला, जी उधर से दबाव पड़ रहा है, आपको परेशानी ना हो इसलिए अपने हाथ बर्थ सीट से लगा लें। कविता जैसे उसका मतलब समझी ही ना हो। उसने अमित से बोलना बंद करते ही अपनी नज़रें हटा लीं। अब अमित उसके शरीर को अंदर तक और सुनीता को बाहर से देखने का आनंद ले रहा था। कविता ने अब कोशिश भी नहीं की उनको अमित की नज़रों से बचाने की। कहाँ जा रहे हो? कविता ने लोगों से उसको बचाने के लिए जैसे धन्यवाद देने की खातिर पूछ लिया। मुंबई। अमित उसकी बदली आवाज़ पर काफ़ी हैरान था। और तुम? भैया जी, हम भी मुंबई ही जा रहे हैं, पर लगता नहीं कि पहुंच पाएंगे मुंबई तक। कविता अब मीठी आवाज़ में बात कर रही थी। क्यों? अमित ने बात बढ़ाई। अब इतनी भीड़ में क्या भरोसा? मैंने कहा तो है बापू से कि जयपुर से तत्काल करा लो, पर वो बुढ़ाऊ माने तब ना। भाभी, बापू को ऐसे क्यों बोलती हो? सुनीता की आवाज़ उसके चिकने शरीर पर जैसे ही मीठी थी। अमित ने एक बार फिर कविता को अंदर तक देखा। अमित ने मन ही मन एक योजना बना ली। अब वो इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहता था। मैं आपके बापू से बात करूं क्या? मेरे पास आरक्षण के 4 टिकट हैं। मेरे और दोस्त भी आने वाले थे, पर अब वो नहीं आ पाए। मैं भी जयपुर से उसी में जाऊंगा। कल रात को करीब 10 बजे वो जयपुर पहुंचेगी। तुम चाहो तो मुझे साधारण किराया दे देना आगे का। अमित को डर था कि किराया ना मांगने पर कहीं वो और कुछ ना समझ बैठें। बापू ज़रा इधर को आना, कविता ने जैसे गुस्से में आवाज़ लगाई। अरे मुश्किल से तो यहाँ दोनों पैर टिकाए हैं, अब इस जगह को भी खोदूं क्या? बूढ़े ने सर निकाल कर कहा। उधर सुनीता के साथ अमित का स्पर्श बार बार हो रहा था। कसमसाकर सुनीता खामोश खड़ी रही। अब उसकी हालत खराब होने लगी थी। अब एड़ियों पर कब तक खड़ी रहती बेचारी सुनीता। अमित पीछे से ही अपनी गलत हरकतों से सुनीता को परेशान कर रहा था। वो जैसे ही नीचे झुकी, सुनीता की आवाज़ निकल गई। क्या हुआ सुनीता? कविता ने उसको देखकर पूछा। कुछ नहीं भाभी, तुम बापू से कहो ना, आरक्षण वाला टिकट लेने के लिए भैया से। अमित को भैया कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बापू, कविता चिल्लाई। बापू ने अपना मुंह इस तरफ निकाला। एक बार अमित को घूरा इस तरह खड़े होने के लिए, और फिर भीड़ देखकर समझ गया कि अमित तो उनको उल्टा बचा ही रहा है। क्या है बेटी? कविता ने घूंघट निकाल लिया था। इनके पास आरक्षण की टिकट है जयपुर से आगे के लिए, इनके काम की नहीं है। ये कह रहे हैं सामान्य किराया लेकर दे देंगे। उसके बापू ने अमित को ऊपर से नीचे देखा, संतुष्ट होकर बोला, अरे ये तो बड़ा उपकार होगा भैया हम गरीबों पर, किराया सामान्य का ही लोगे ना? अमित ने खुश होकर कहा, ताऊ जी मेरे किस काम की हैं, मुझे तो जो मिल जाएगा फायदे का ही सौदा होगा। ये कहते हुए वो दुआ कर रहा था कि ताऊ को पता न लगे कि टिकट वापस भी हो जाती हैं।
ठीक है भैया, जयपुर उतर जाएंगे, बड़ी मेहरबानी कहकर भीड़ में उसका मुंह गायब हो गया। अमित का ध्यान सुनीता पर गया। वो धीरे धीरे भीड़ आगे पीछे हो रही थी। उसको अच्छा लग रहा था। कुछ देर ऐसे ही होते रहने के बाद उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने कविता को जोर से पकड़ लिया। क्या हुआ सुनीता? ये संभलते हुए वो बोली। कुछ नहीं भाभी, बस चक्कर आ गया था। अब तक अमित समझ चुका था कि सुनीता मुफ्त में ही आनंद ले गई। जैसे एक बार अमित के मन में आई कि टॉयलेट में जाकर खुद को शांत कर आए, पर उसके बाद ये खास जगह खोने का डर था। अचानक किसी ने लाइट के आगे कुछ लटका दिया, जिससे आसपास अंधेरा सा हो गया। इस बार अमित से रहा न गया। कुछ तो रोशनी कम होने का फ़ायदा, कुछ ये विश्वास कि सुनीता मज़े ले रही है। अमित ने महसूस किया उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, अलबत्ता थोड़ा डर ज़रूर था। भाभी का और दूसरी सवारियों का कहीं वो देख न लें। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, यात्री खड़े खड़े ही ऊँघने लगे थे। अमित ने देखा कि कविता भी ऊँघ रही है, खड़ी खड़ी। अमित ने भी किसी सज्जन पुरुष की तरह उसकी गर्दन के साथ अपना हाथ सटा दिया। कविता ने एक बार अमित को देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। अब अमित और खुलकर खतरा उठा सकता था। अमित को अब सुनीता का डर नहीं था। ऐसा करते हुए अमित खुद के दिमाग की दाद दे रहा था। सुनीता ने कुछ देर ये तरीका समझा और फिर आगे का काम खुद संभाल लिया। अमित निहाल हो गया था, पर यात्रा अभी बहुत बाकी थी। उसने पहली बार अमित की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अचानक अमित को धक्का मुक्का लगा और वो हड़बड़ाकर पीछे हो गया। अमित ने देखा उसकी जगह करीब 45-46 साल के एक काले कलूटे आदमी ने ले ली थी। अमित उसको उठाकर फेंकने ही वाला था कि उस आदमी ने धीरे से सुनीता के कान में बोला, चुप करके खड़ी रहना। मैंने तुझे इस लंबू के साथ बड़ा आनंद लेते हुए देखा है। ज़्यादा हिली तो सबको बता दूंगा। सुनीता डर गई। उसने अमित की तरफ देखा। अमित पंगा लेना नहीं चाहता था और दूर हटकर खड़ा हो गया। उस आदमी का जायज़ा अलग था। सुनीता पूरा जोर लगाकर पीछे हट गई, कहीं भाभी न जाग जाएं। सुनीता का बुरा हाल था। सुनीता विरोध नहीं कर सकती थी। उसने अपना मुंह फेरे खड़े हुए अमित की तरफ देखा। सुनीता को अच्छा तो बहुत लग रहा था, पर अमित जैसे सुंदर छोकरे के हाथ लगने के बाद उस कबाड़ की छेड़छाड़ अब बुरी लग रही थी। लगता था जैसे सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं। सुनीता की आंखें शर्म से झुक गईं, पर वो कुछ न बोल पाई। कहते हैं ज़बरदस्ती में खुशी ज़्यादा होती है। इसको सुनीता का सौभाग्य कहें या कालू का दुर्भाग्य। गनीमत हुई कि जयपुर स्टेशन आ गया, वरना कई और भेड़िए इंतज़ार में खड़े थे अपनी अपनी बारी के लिए। जयपुर रेलवे स्टेशन पर वो सब ट्रेन से उतर गए। सुनीता का अब बुरा हाल था। वो जानबूझकर पीछे रह जाती थी ताकि किसी को उसके कपड़ों पर गंदगी ना दिखाई दे। अमित बोला, ताऊ जी कुछ खा पी लें बाहर चलकर। ताऊ पता नहीं किस किस्म का आदमी था। बोला, भाई जाकर तुम खाओ, हम तो अपना खाना साथ लेकर आए हैं। कविता ने उसको दुत्कारा, आप भी ना बापू, जब हम खाएंगे तो ये नहीं खा सकता क्या हमारे साथ? ताऊ बोला, बेटी मैंने तो इसलिए कह दिया था, कहीं इसको हमारा खाना अच्छा ना लगे। शहर का लड़का है ना। हे राम, पैर दुखने लगे हैं। अमित, इसलिए तो कहता हूँ ताऊ जी, किसी होटल में चलते हैं, खा भी लेंगे और सुस्ता भी लेंगे। ताऊ, बेटा कहता तो ठीक है, पर उसके लिए पैसे। अमित, पैसों की चिंता मत करो ताऊ जी, मेरे पास हैं। अमित के एटीएम में लाखों रुपए थे। ताऊ, फिर तो चलो बेटा, होटल का ही खा लेते हैं। होटल में बैठते ही तीनों के होश उड़ गए। देखा तो सुनीता साथ नहीं थी। ताऊ और कविता का चेहरा तो जैसे सफ़ेद हो गया था। अमित ने उनको तसल्ली देते हुए कहा, ताऊ जी मैं देख कर आता हूँ, आप यहीं पर बैठकर खाना खाइए तब तक। कविता, मैं भी चलती हूँ साथ तुम्हारे। ताऊ जी, नहीं कविता, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, तुम यहीं बैठी रहो। जा बेटा जल्दी जा, और उसी रास्ते से देखते जाना जिससे हम आए थे। मेरे तो पैरों में जान नहीं है, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता। अमित उसको ढूंढने निकल गया। अमित के मन में कई तरह की बातें आ रही थीं। कहीं पीछे से उसको किसी ने अगवा न कर लिया हो, कहीं वो कालू आदमी
वो स्टेशन के अंदर घुसा ही था कि पीछे से आवाज़ आई, भैया। अमित को आवाज़ सुनी हुई लगी तो वो पलटकर देखने लगा। सुनीता स्टेशन के प्रवेश द्वार पर सहमी हुई सी खड़ी थी। अमित जैसे भाग कर गया। पागल हो क्या? यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी। सुनीता अब शांत थी। मैं क्या करती भैया, तुम ही गायब हो गए अचानक। ए सुन, ये मुझे भैया भैया मत बोल। क्यों? क्योंकि ट्रेन में मैंने, और ट्रेन का वाक़या याद आते ही अमित के दिमाग में एक प्लान बन गया। मेरा नाम अमित है समझी, और मुझे तू नाम से ही बुलाएगी। चल जल्दी चल। अमित ये कहकर आगे बढ़ गया और सुनीता उसके पीछे पीछे चलती रही। अमित उसको शहर की ओर ना ले जाकर स्टेशन से बाहर निकलते ही रेल की पटरी के साथ साथ एक सड़क पर चलने लगा। आगे अंधेरा था, वहाँ काम बन सकता था। यहाँ कहाँ ले जा रहे हो अमित? सुनीता अंधेरा सा देखकर चिंतित हो गई। तो चुपचाप मेरे पीछे आ जा, नहीं तो कोई उस कालू जैसा तुम्हारी, समझ गई ना? अमित ने उसको ट्रेन की बातें याद दिलाकर तैयार करने की कोशिश की। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? इतने तगड़े होकर भी डर गए, सुनीता ने शिकायती लहजे में कहा। अच्छा, तुझे याद नहीं वो क्या बोल रहा था? सबको बता देता। सुनीता चुप हो गई। अमित बोला, और तुम खो कैसे गई थी? साथ साथ नहीं चल सकती थी? सुनीता को अपनी शलवार याद आ गई। वो मैं, ये कहते कहते वो चुप हो गई। क्या? अमित ने बात पूरी करने को कहा। उसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए थे। मैं झुककर उनको साफ करने लगी। उठकर देखा तो तुम सब लोग गायब थे। अमित ने उसकी कपड़ों को देखने की कोशिश की, पर अंधेरा इतना गहरा था कि सफ़ेद सी शलवार भी उसको दिखाई नहीं दे रही थी। अमित ने देखा पटरी के साथ में एक खाली डिब्बा खड़ा है, साइड वाले अतिरिक्त पटरी पर। अमित कांटों से होता हुआ उस रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर जाने लगा। ये तुम कहाँ जा रहे हो अमित? आना है तो आ जाओ, वरना भाड़ में जाओ। ज़्यादा सवाल मत करो। वो चुपचाप चलती गई। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अमित इधर उधर देखकर डब्बे के अंदर चला गया। सुनीता ना चढ़ी, वो खतरे को भांप चुकी थी। प्लीज़ मुझे मेरे बापू के पास ले चलो, वो डर कर रोने लगी। उसकी सुबकियाँ अंधेरे में साफ साफ सुनाई दे रही थीं। देखो सुनीता, डरो मत। मैं वही करूँगा बस जो मैंने ट्रेन में किया था। फिर तुम्हें बापू के पास ले जाऊँगा। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं यहीं से भाग जाऊँगा। फिर कोई तुम्हें उठा कर ले जाएगा और मार्केट में बेच देगा। फिर करती रहना सारी उम्र। अमित ने उसको डराने की कोशिश की और उसकी ये तरकीब काम आ गई। सुनीता को सारी उम्र मेहनत से एक बार की मेहनत करवाने में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया। वो डब्बे के अंदर चली गई। डब्बे में चढ़ते ही अमित ने उसको लपक लिया। सुनीता को अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो बस अपने बापू के पास जाना चाहती थी। अब जल्दी कर लो ना, ये क्या कर रहे हो? ज़्यादा मत बोल। अब तूने अगर किसी भी बात को ना कहा तो मैं तभी भाग जाऊंगा, यहीं छोड़कर, समझी? अमित की धमकी काम कर गई। अब वो बिल्कुल चुप हो गई। सुनीता बेचारी करती भी तो क्या करती, फिर से चुप हो गई। अमित ने पैंट में से मोबाइल निकाला और उसको चालू करके उससे रोशनी कर ली। अमित ने देखा सुनीता बहुत ज़्यादा डर से कांप रही थी और उसके गाल गीले हो चुके थे। थोड़ी देर पहले रोने की वजह से उसका सारा शरीर पसीने से शराबोर हो गया था, पर वो कुछ नहीं बोली। उसको अपने बापू के पास जाना था। अमित का भी बुरा हाल था। उसने सुनीता को डराया ज़रूर था, पर उसको लगता था कि सुनीता सब कुछ भूल जाएगी। अमित भी अब जल्दी में लग रहा था। जल्दी चलो। वो तेज़ी से होटल की ओर चल पड़े। सुनीता मन ही मन सोच रही थी कि बापू के पास जाते ही इसकी सारी करतूत बताऊंगी। पर जब वो होटल पहुंचे तो वो हैरान हो गए। ना बापू मिला और ना ही कविता। अमित ने वेटर को बुलाया। वो कहाँ हैं जो अभी यहाँ बैठे हुए थे? वो तो जनाब आपके जाने के 5 मिनट बाद ही खाना खाए और निकल गए थे। सुनीता भी परेशान थी। अब क्या करेंगे? करेंगे क्या, उनको ढूंढेंगे, अमित ने बड़बड़ाते हुए कहा। अमित को याद आया उसके सारे कपड़े बैग में ही चले गए। अच्छा हुआ उसने छोटे बैग में अपना पर्स और मोबाइल रखकर अपने पास ही रख लिया था। वो स्टेशन तक देखकर आए, पर उन्हें बापू और बेटी में से कोई न दिखाई दिया।
अब सुबह हो चुकी थी पर उन दोनों का कोई अता पता न चला। थक हार कर उन्होंने चाय पी और मार्केट की तरफ चले गए। एक गारमेंट्स की दुकान पर पहुंचकर अमित ने देखा कि सुनीता एक पुतले पर टंगी हुई ड्रेस को गौर से देख रही थी। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। ड्रेस चाहिए क्या? सुनीता ने अपनी शलवार की तरफ देखा और बोली, नहीं। चलो। और वो सुनीता को अंदर ले गया। सुनीता जब दुकान से बाहर निकली तो शहर की मस्त लड़की लग रही थी। सुनीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अमित ने उसको फिर से डराकर होटल में ले जाकर प्यार करने का सोचा। सुनीता, अगर तुम्हारे बापू और कविता ना मिले तो मैं तो चाहती हूँ वो लोग मर जाएं। सुनीता कड़वा मुंह करके बोली। अमित उसको देखता ही रह गया। ये क्या कह रही हो तुम? अमित ने हैरानी से पूछा। सुनीता कुछ न बोली। एक बार अमित की ओर देखा और बोली, ट्रेन कितने बजे की है? अमित ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। सुनीता, तुम अपने बापू के बारे में भी क्या कह रही थी? अमित ने जानने की कोशिश की, लेकिन सुनीता ने कोई जवाब न दिया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। एक दिन जब घर पर मेहमान आए थे तब माँ मेरे बिस्तर पर ही सोई थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में अब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर किसी का बस नहीं चलता, और जब एक बार घटना घट जाती है तो उस पर चर्चा करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ऐसे समय में केवल उस घटना के परिणामों का सामना करना पड़ता है। जब मैं अपनी बीती ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है, हमारा परिवार बहुत बड़ा नहीं था। घर में मेरे माँ बाप और मेरी 2 बहनें थीं। हम 5 लोगों का परिवार था। घर का माहौल संस्कारी था और इसे ख़राब न होने के लिए पापा ने केबल टीवी भी नहीं लगवाया था। आज के समय में केबल टीवी का चलन लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन जिन्हें 20 साल पहले का अनुभव है वो जानते होंगे कि उस समय केबल टीवी का कितना क्रेज़ हुआ करता था। उस वक्त दूरदर्शन ही मनोरंजन का एकमात्र साधन था, और वो भी सिर्फ रविवार के लिए। संडे को ही फिल्में और गानों से परिचय होता था, इसलिए मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करता था। प्रकृति के नियम के अनुसार लड़कियों के प्रति लड़कों का आकर्षण किस उम्र में जागृत होता है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि मेरे साथ ऐसा 16 साल की उम्र में हुआ था। स्कूल में अपनी उम्र की लड़कियों के प्रति मेरे मन में एक छिपा हुआ आकर्षण उत्पन्न होने लगा था। ऐसी ही स्थिति में एक दिन मुझे सुख नाम के नए खेल का पता चला। उस समय चोली के पीछे क्या है गाना बहुत चर्चित में था। गाने के शब्द मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन जब भी मैं वो गाना देखता मेरे मन में एक अलग ही भावना पैदा हो जाती थी। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचती थी। उस समय मेरे स्कूल सुबह का था और मेरी दोनों बहनों को दोपहर की स्कूल थी। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो पापा किसी काम से गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और माँ थे। खाना खाकर माँ किचन में बर्तन धो रही थी और मैं बेडरूम में टीवी देख रहा था। तभी टीवी पर माधुरी दीक्षित का गाना शुरू हुआ। उसे देखते देखते कब मैं पेट के बल लेट गया मुझे खुद भी पता न चला। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता गया मेरी हिम्मत और बढ़ती चली गई, और अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैंने कुछ पा लिया हो। मेरे शरीर में एक अजीब ताकत का संचार हो रहा था। कुछ ही पल में ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ बाहर आया है। मुझे भयंकर थकान महसूस होने लगी, लेकिन क्या हो रहा था ये देखने की उत्सुकता बढ़ रही थी। उस समय मुझे इस घटना का कोई ज्ञान नहीं था। मैंने उठकर बाथरूम में ठंडा पानी डाला, लेकिन कोई असर न हुआ। डर के मारे मैं बाहर आकर बिस्तर पर पेट के बल लेट गया। सुबह जल्दी उठने की वजह से थकान पहले से ही थी, और इस घटना ने मुझे और भी ज़्यादा थका दिया था। कब मुझे नींद आ गई पता नहीं। जब शाम को मेरी आँख खुली तो लगभग अंधेरा हो चुका था।
चाय पीते समय दोपहर की घटना मेरे दिमाग में फिर से तैरने लगी और मुझे ये सब दोबारा करने की इच्छा होने लगी। मानव मन ऐसा ही होता है, उसे दर्द की याद नहीं रहती, लेकिन सुख की हमेशा रहती है। वो अनुभव मुझे हल्कापन और ऊर्जा दे रहा था। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत बनने लगी। इस घटना को 1 महीना बीत चुका था। एक रात अचानक मेरी नींद खुली। ना तो मुझे प्यास लगी थी, ना ही मुझे बाथरूम जाना था, लेकिन मैं जागा ज़रूर था। कुछ देर तक मैं ऐसे ही बैठा रहा। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। तभी मुझे स्पष्ट आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा हो। तब मैं थोड़ा घबरा गया। फिर ध्यान से सुनने पर मुझे 2 आवाज़ें सुनाई दीं, जिससे मेरी उत्सुकता बढ़ गई। अंधेरे में बिना कोई हरकत किए मैं आंखें फाड़ कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ साफ नज़र नहीं आया। धीरे धीरे वे आवाज़ें बंद हो गईं। मैं कुछ देर और जागा रहा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। अगर ये कोई कहानी होती तो बच्चे ने अपने माता पिता से ज़रूर पूछा होता कि पापा, आप मम्मी से क्या कह रहे थे। लेकिन असल ज़िंदगी में बच्चे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछते। इसके बाद मैंने 4-5 रातों तक जागकर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। फिर वार्षिक परीक्षाएं ख़त्म हो गईं और मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गईं। गर्मियों में मैं दिल्ली में हर साल पानी की कमी का सामना करना पड़ता था। ये कोई आजकल की समस्या नहीं है। हर साल की तरह पानी की किल्लत की शिकायत शुरू हो गई। हमारी सोसाइटी का चौकीदार भी अपने आप में एक नमूना था। हमेशा शराब के नशे में धुत रहता। हमारी सोसाइटी 5 बिल्डिंग्स से बनकर बनी हुई थी। पांचों बिल्डिंग्स को पानी की सप्लाई देने के लिए एक मुख्य पानी की टंकी बीच में बनी हुई थी। मुख्य टंकी में पानी भरने के बाद पांचों बिल्डिंग में पानी ऊपर चढ़ाने का काम उसी व्यक्ति का था। लेकिन चौकीदार साहब हमेशा नशे में रहते थे, इसलिए उन्हें इसका ध्यान नहीं रहता। वो पांचों बिल्डिंग्स की पानी की मोटर चला तो देता, और जब पानी की टंकियां भरकर ओवरफ्लो करने लगती, तब भी मोटर बंद करना भूल जाता। हर बार किसी को उसकी झोंपड़ी में जाकर गालियां देकर उसे बाहर निकालना पड़ता और मोटर बंद करवानी पड़ती। ये रोज़ का ही तमाशा था। उस चौकीदार की हाल ही में अभी शादी हुई थी। नई शादी के कारण उसने कुछ समय के लिए शराब पीना बंद कर दिया था। एक दिन दोपहर में हम कुछ दोस्त सोसाइटी के छोटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। खेल मज़ेदार हो रहा था। तभी कोई चौकीदार को गालियां देता हुआ आया। वो सोसाइटी का सबसे झगड़ालू व्यक्ति था। उसने हमें देखा और आदेश दिया कि चौकीदार को बुलाकर लाओ। बाकी तो किसी के जाने की हिम्मत न हुई, तो मुझे ही जाना पड़ा। जब मैं चौकीदार की झोंपड़ी के पास पहुंचा, तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन कुंडी या ताला नहीं लगा था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और जो कुछ देखा वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चौकीदार और उसकी पत्नी दोनों मुझे एकटक देख रहे थे। तभी उन्हें होश आया। उसकी पत्नी जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगी। चौकीदार कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे बुलाने का संदेश दिया और फिर बिना पीछा देखे वहाँ से भाग गया। घर आकर मैं काफ़ी देर तक समझ नहीं पाया कि मैंने क्या देखा और क्यों डर गया। शाम तक मैं थोड़ा सामान्य हुआ, लेकिन दोपहर की घटना बार बार याद आने लगी। तब अप्रैल का महीना था। जब घर में सबकी नज़र बचती, तो मैं 1-2 बार आराम करने का बहाना बनाकर अपने आप को शांत करता, लेकिन जैसे ही शांत होता, वो घटना फिर से याद आने लगती। तब मुझे अचानक से एक रात की बात याद आ गई, जिसने मेरे दिमाग को झकझोर के रख दिया था। उस दिन रात को माँ पापा क्या कर रहे थे, अब इसका अंदाज़ा मुझे हो गया था। तब से मैं अनजाने में अपनी पत्नी की जगह अपनी माँ को देखने लगा। वो भी उस समय ऐसी ही रही होगी। ये ख्याल बार बार दिमाग में आने लगा। मैं माँ की तरफ देखने लगा। ख़ास तौर पर मैं उस समय बहुत ज़्यादा नासमझ था। मैं बस उसके करीब रहने की कोशिश करता। गांव में हमारे दादा की थोड़ी सी ज़मीन थी, जिसकी देखभाल चाचा करते थे और पिता आर्थिक मदद कर देते थे। छुट्टी मिलने पर वो गांव जाकर एक छोटी सी मुलाकात करके आ जाते। एक बार जब वो गांव गए हुए थे,
तो रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक जागते रहने के बाद थोड़ी सी झपकी लगी और फिर अचानक से नींद खुल गई। हम सब खाट पर ही सोते थे। 2 चारपाइयों को जोड़कर 5 लोगों को आराम से जगह मिल जाती थी। मैं हमेशा से दीवार की साइड सोता था। मेरे पास कभी छोटी बहन तो कभी बड़ी बहन सोती थी। उसके बाद माँ और सबसे आखिर में पापा सोते थे। लेकिन उस दिन पापा की जगह मेरी माँ सोई हुई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि माँ मेरे पास सोई हुई थी। वो मेरी तरफ मुँह करके नहीं, बल्कि मुझे गले लगाकर सोई थी। कमरे में अंधेरा था। वो एक तरफ करवट लेकर सोई थी और मेरे बहुत करीब थी। मैं पहले सीधा सोया हुआ था, लेकिन न जाने क्यों मैंने उसकी तरफ मुँह करके करवट ले ली। मेरी हरकत से वो आधी जाग गई और फिर से मुझे गले लगाकर सो गई। मेरी हालत बहुत अजीब हो गई थी। उसकी बाँह मेरी कमर पर थी। तभी माँ ने अपना हाथ हटाया और मेरी तरफ से पीट करके सो गई। इसके बाद जो होना था हो चुका था। अब मैं थोड़ा चिढ़ गया था, क्योंकि अब इसे शांत करने में मुझे मेहनत करनी पड़ती। मैं पेट के बल लेट गया और उस घटना को याद करने लगा। काफ़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। अंधेरे में समय का अंदाज़ा नहीं रहता। तभी अचानक एक ख्याल आया। अंधेरे में काफ़ी देर बिताने के कारण मेरी नज़र थोड़ी साफ हो गई थी। मैंने देखा कि माँ मेरी तरफ पीट करके सो रही थी। उस रात के बाद से मैंने फिर 3-4 रातों तक वही काम किया, लेकिन ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता, क्योंकि माँ हमेशा मेरे पास नहीं सोती थी। इस बीच मैं 10वीं क्लास में पहुँच गया था। उस समय 10वीं कक्षा में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी। स्कूल दोपहर का था, इसलिए सुबह 8 बजे एक प्राइवेट क्लास लगाया गया। इस क्लास के लिए मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। इसी कारण रात का मज़ा ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसी मुश्किलों से जूझना मेरे स्वभाव में नहीं था। मैंने इसका एक हल निकाला, जिसे अब याद करके मुझे हंसी आती है। सोमवार और गुरुवार दोपहर के वक्त कभी कभी मुझे एकांत में समय मिल जाता था। हमारे बेडरूम में ही अलमारी थी। पढ़ाई का बहाना बनाकर मैं बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर देता और फिर अलमारी से अंदर घुस जाता। कहीं ये बात सामने ना आ जाए, ये डर मन में रहता था। लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे सौभाग्य से पापा को दादी की तबीयत ख़राब होने के कारण गांव जाना पड़ा। अब रात को मैं माँ का इंतज़ार करता। पहले 2 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। पापा कब आएंगे, ये भी पता नहीं था। आखिरकार मेरी उम्मीदें पूरी हुईं। उस दिन रात को माँ मेरे पास आई। कुछ देर बाद वो मेरे जानिब पीट करके सो गई। कुछ पल बाद मैंने देखा कि वो जागी नहीं है, तो मुझे महसूस हुआ कि कल रात ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। ये तय करके मैं सो गया, लेकिन वो कल रात कभी नहीं आई। पापा वापस दादी को लेकर आ गए। फिर मुझे कोई मौका नहीं मिला। कुछ दिनों नहीं बल्कि महीनों तक यही स्थिति रही। बीच में पापा ने रूम का काम कराया था। जहाँ बालकनी थी वहाँ अब किचन बना दिया और किचन को एक और कमरे में बदल दिया। इसी वजह से हमारे सोने की जगह भी बदल गई। अब माँ, पापा और छोटी बहन उसी बेडरूम में सोने लगे और मैं और दादी नए कमरे में। इसी दौरान माँ से कोई बात न हो पाई। रात को सोने का समय आया और हमारी चटाई बदलकर गद्दे पर सोने का तरीका बदल गया, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। 1-2 बार कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पापा द्वारा किए गए इस बदलाव ने मेरी ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। ऐसे ही कई महीने गुजरे। आखिरकार एक रात मुझे फिर से मौका मिलने की उम्मीद दिखाई दी। गांव से कुछ मेहमान आए हुए थे। उन्हें सोने की जगह चाहिए थी, इसलिए मैं अंदर वाले बेडरूम में सोने लगा। काफ़ी समय बाद मुझे वो जगह मिल पाई थी। अब बस माँ का आना बाकी था, लेकिन माँ नहीं आई। पूरी रात मैंने इंतज़ार किया और आखिरकार सुबह मुझे नींद आई। 4 से 5 दिन ऐसे ही निकल गए और फिर मेहमान वापस चले गए। हमारा ठिकाना फिर से उसी नए कमरे में आ गया। मैं सचमुच माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। एक तो बेटा तड़प रहा है और उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मन में इस तरह के विचार आ रहे थे। फिर भी मेरा रोज़मर्रा का कार्यक्रम सामान्य रूप से चलता रहा।
दिन भर मैं इतना शांत दिखता था कि किसी को भी शक नहीं होता कि रात को मैं अलग ही विचार कर रहा हूँ। फिर मुझे एक मौका मिला। कहना तो ये चाहिए कि मैंने वो मौका खुद हासिल किया था। रविवार को छुट्टी का दिन था। उस दिन मैं अक्सर अपनी बिल्डिंग के दोस्तों के साथ समय बिताता था, लेकिन उस दिन मैं खेलने नहीं गया। पूरा दिन घर में ही रहा। दोपहर के वक्त मुझे वो मौका मिल गया। खाना खाने के बाद बर्तन धोकर माँ बेडरूम में गई और सो गई। लगभग 1.5 घंटे के बाद तब दादी और दोनों बहनें दूसरे कमरे में थीं। पापा बाहर गए थे और यही नहीं पता था कि वो कब वापस आएंगे। मैंने बड़े ध्यान से माँ की तरफ देखा। वो अपनी पीठ मेरी तरफ करके सो रही थी। तब मैंने मन ही मन गुस्से में कहा, बस अब और नहीं। फिर कुछ देर बाद उठकर मैं वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद मुझे फिर कभी मौका हासिल न हुआ। तब मैं 16 साल का था। उसके बाद मुझे मौका तो ना मिला, लेकिन मुझे कोई अफसोस भी ना हुआ। अब मुझे एक नया शौक लग गया था, स्कूल की लड़कियों और टीचरों से बात करना, दिन भर उन्हें ताड़ते रहना और रात को सोते वक्त उनका ख्याल आता। इसी दौरान माँ को लेकर मेरे विचार बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। कभी कभी उसे याद भी करता था। ऐसा करते करते 4 साल का वक्त निकल गया। इसी बीच कई बदलाव आए। पुराने घर को बेचकर पापा ने नया घर खरीद लिया। नया घर हमारे लिए एक बड़ा महल था। 2 हॉल, 4 बेडरूम, किचन और बालकनी। राजमहल इससे बड़ा क्या हो सकता है। नए घर में 3 बाथरूम भी थे। वैसे पुरानी जगह की तुलना में नया घर मुझे बहुत ज़्यादा भाया। घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही थी, क्योंकि नया घर खरीदने के बाद पापा ने एक कार भी खरीदी थी। अब हमें गांव जाने के लिए ट्रेन के झंझटों से छुटकारा मिल गया था। मुझे तो एसटी का सफ़र पसंद नहीं था और ट्रेन का माहौल भी बहुत बुरा लगता था। नई कार को गांव में ले जाने का जो आनंद था वो कुछ और ही था। हमारे गांव का जिक्र हमेशा इसी तरह होता है। मीठापुर के पास का एक छोटा सा गांव। पहली बार कार से सफ़र करने का मौका मिला था, इसलिए मैं और मेरे परिवार के सभी लोग काफ़ी उत्साहित थे। लेकिन सफ़र लंबा हो तो चाहे तरीका कोई भी हो, थकावट और ऊब ज़रूर होती है। सुबह जल्दी निकलने का प्लान था, लेकिन हम 12 बजे रवाना हुए। सीतापुर पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज गए। बाकी सभी को नींद आ गई थी, सिर्फ पापा को छोड़कर, क्योंकि गाड़ी वही चला रहे थे। आगे का रास्ता लगभग 2 घंटे का था। बारिश का मौसम था तो बीच बीच में हल्की बारिश हो रही थी। शाम का समय होने के बावजूद आसमान में बादल घिरे थे और अंधेरा होने लगा था, इसलिए पापा ने गाड़ी की रफ्तार कम कर रखी थी। करीब 1.5 घंटा और सफ़र तय करने के बाद हम एक होटल जैसे दिखने वाले ढाबे पर रुके। वहाँ चाय पीकर हमने खुद को तरोताज़ा किया। फिर लगभग 7:30 बजे हमने दोबारा सफ़र शुरू किया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। सफ़र शुरू हुए आधा घंटा हुआ होगा कि पापा ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। गाड़ी रुकते ही सभी लोग सड़क किनारे अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगे। मैं भी गाड़ी से उतरा और इधर उधर घूमकर अपने पैर सीधे करने लगा। घूमते घूमते मैं गाड़ी से काफ़ी आगे निकल गया। तभी लगा कि अब वापस लौटना चाहिए। जब मैंने गाड़ी की ओर कदम बढ़ाया तो देखा कि गाड़ी से कुछ ही कदम दूर माँ बैठी थी। वो उठने की कोशिश कर रही थी और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। उस पल अचानक कई पुरानी बातें मेरे दिमाग में घूम गईं। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी के पास आया और अंदर आकर बैठ गया। सफ़र फिर से शुरू हो गया, लेकिन मेरा दिमाग उस दृश्य में उलझा रहा। मेरी माँ का कद करीब 5 फीट 3 इंच और शरीर थोड़ा मोटा था। पहले वो पतली दुबली थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे हुए उनका शरीर भरने लगा। हमारे घर में मैं और माँ ही सांवले थे, बाकी पापा और दोनों बहनें गोरी थीं। जो कुछ मैंने देखा था वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। कब हम गांव पहुँचे मुझे कुछ याद नहीं। घर के पास गाड़ी रुकते ही मैं भाग कर अंदर गया और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बाद में बाहर आकर बातें हुई, खाना खाया गया। रात को सोने का वक्त हुआ तो बाहर गप्पों का सिलसिला चालू हो गया। मैं नींद से बेहाल होकर कमरे में आकर लेट गया। तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि माँ अंदर आई थी। मैं आधे खुली हुई आंखों से उन्हें देख रहा था।
उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और कपड़े बदलने लगी। शायद उन्हें लगा कि मैं सो रहा हूँ। मैं अपनी चादर ठीक करते हुए थोड़ा हिला तो माँ ने पूछा, अभी जागा है क्या? तब मैं उठकर बैठ गया। वो मेरी ओर मुंह करके खड़ी थी। वो कहने लगी, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, गाड़ी में बैठे बैठे कमर दुखने लगी है, और ये लोग हैं कि बातें ही ख़त्म नहीं होती। तुम्हारा बाप भी बैठा है, अपनी बातों में मगन। उनकी बातें मुझे बेमतलब लग रही थी और मैं बस हाँ हाँ कर रहा था। कुछ देर बाद बाहर के लोग भी अंदर आ गए। फिर लाइट बंद करके सब लोग सो गए। सुबह तक सब कुछ सामान्य था। तब पापा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि नाना जी की तबीयत खराब है। उन्होंने गाड़ी के साथ ड्राइवर भी भेजा था। मैं और माँ जल्दी जल्दी तैयार हुए। ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुंचा। मैंने आगे की सीट पर बैठकर माँ को पीछे बैठने दिया। ड्राइवर उम्र में 40 साल से ऊपर का था। वो कद में लंबा था और कमज़ोर काया का था। सफ़र के दौरान मैंने देखा कि वो बार बार गाड़ी के शीशे को माँ की तरफ घुमा रहा था। तब मुझे ये बात खटक गई, लेकिन फ़िलहाल चुप रहना ही ठीक लगा। रास्ते में एक होटल पर हम खाना खाने के लिए रुके। तब मैं और माँ एक ही टेबल पर बैठे थे। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। खाना ख़त्म होते ही हम गाड़ी में बैठने के लिए निकल पड़े। ड्राइवर साहब होटल में आराम से खाना खाने का आनंद ले रहे थे। गाड़ी होटल से काफ़ी दूर अंधेरे में खड़ी थी। वैसे भी ये बारिश का मौसम था। होटल से कदम बाहर रखते ही अचानक बारिश शुरू हो गई। होटल के बाहर बेवजह घूमने वाले लोग बारिश से बचने के लिए होटल के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। होटल का प्रवेश द्वार ही कितना बड़ा होगा, और उस पर 3 लग्जरी बसों की यात्रा भीड़ में शामिल हो गए। बाहर खड़ी बसों के यात्री, जिन्हें डर था कि बस छूट न जाए, बिना बारिश की परवाह किए भागे जा रहे थे। और इसका नतीजा ये हुआ, होटल के गेट पर भारी भीड़ जमा हो गई। कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो कोई वहीं खड़े होने की। इस भीड़ को देखकर माँ मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं दरवाजे के एक कोने में खड़ा था, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो राहत भी ज़्यादा देर नहीं टिकी। पीछे से लोग मुझे भी धक्का मुक्का करने लगे। माँ के सामने कुछ लोग खड़े थे, और अगर माँ को धक्का लग जाता तो वो उनके ऊपर गिर जाती। वैसे भी मेरे और माँ के बीच कुछ ही कदमों का फासला था। फिर अचानक धक्का मुक्की होने की वजह से वो भी ख़त्म हो गया। आज तक जो मुझे कभी महसूस न हुआ था, वो अचानक से मेरे साथ हो गया। मुझे नहीं पता कि माँ को इसका एहसास था या नहीं। कुछ पलों में भीड़ छट गई और बारिश भी कम हो गई। माँ ने कहा, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, चलो गाड़ी तक चलते हैं। मैंने सिर हिला दिया और हम गाड़ी की ओर बढ़ गए। मैं माँ के पीछे पीछे चल रहा था। कब गाड़ी तक पहुँच गए पता न चला। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर भी आ गया और हमारा सफ़र आगे बढ़ गया। आगे का सफ़र थोड़ा उबाऊ था। न जाने क्यों मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि अगर ड्राइवर हमारे साथ न होता तो क्या होता। लेकिन फिर मैंने इस ख्याल को झटक दिया, क्योंकि गाड़ी चलाने का काम तो उसी के हाथ में था। कुछ समय बाद हम बसंतपुर पहुँचे। तब शहर के बस स्टेशन के पास ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? वो कहने लगा, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ बसंतपुर तक आने का सोचा था। मैं अब यहीं उतर रहा हूँ, आगे का आप देख लीजिए। इतना कहकर ड्राइवर गाड़ी से उतर गया और तेज़ी से चलता हुआ गायब हो गया। मैं वहीं गाड़ी में बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो माँ गाड़ी से बाहर निकलकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। अब क्या करें? माँ ने पूछा। तब उनके चेहरे और आवाज़ में डर साफ दिखाई दे रहा था। रात का 1 बज चुका था। ऐसे समय पर हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। मैंने माँ को देखा और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैंने कहा, मैं गाड़ी चलाता हूँ, और गाड़ी के पास जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा तो देखा कि माँ भी गाड़ी में बैठ चुकी थी। अब हमें सिर्फ 1 घंटे का सफ़र करना था। हम शहर से बाहर निकल गए थे। सड़क खराब होने के कारण मुझे गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी। रास्ते पर अब कोई वाहन नहीं था। बारिश के मौसम के कारण चांदनी भी नहीं थी। साथ थी तो सिर्फ ठंडी हवा और झींगरों की आवाज़ें।
माँ का गांव अब करीब आ गया था। गांव की रोशनी दिखने लगी थी। सड़क के बाईं ओर बल्ब की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। गांव के पास आते ही मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और नीचे उतर गया। मुझे पता नहीं था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने कोई फैसला ज़रूर किया था। घर इतना पास होने के बावजूद मैंने गाड़ी थोड़ा इधर ही रोक दी। ये देखकर माँ थोड़ी हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ, तूने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? मैंने कुछ नहीं कहा और गाड़ी के पीछे चला गया। इधर उधर देखा तो कोई नज़र न आया। मैं गाड़ी के चारों तरफ घूमकर वापस आ रहा था। तब माँ भी नीचे उतर गई थी। मैं गाड़ी के पीछे कितनी देर तक खड़ा रहा पता नहीं। माँ को लगा शायद कि मैं हल्का होने के लिए गाड़ी रोका हूँ। जब मैंने उसकी ओर देखा तो वो गाड़ी के पास ही बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो उठने ही वाली थी। उस पल मैंने उन्हें देखा और महसूस किया कि मेरे अंदर जो जज्बात थे उन्हें मैंने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं करीब जाने की हिम्मत कर बैठा। माँ ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा, क्या कर रहे हो? मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गई। उन्होंने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा। माँ गाड़ी में बैठकर रो रही थी और बीच बीच में मुझे गालियाँ भी दे रही थी। कुछ समय बाद मैं गाड़ी में बैठा। कुछ बोले बिना ही गाड़ी चालू की और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। माँ का मायके का घर बहुत बड़ा था, इसलिए सोने में कोई दिक्कत नहीं थी। माँ और मुझे एक अलग कमरा मिला। उसमें एक ही खाट थी। थोड़ी देर बाद माँ कमरे में आई। मैंने पहले ही बाथरूम में जाकर हाथ पैर धो लिए थे। तब मैं खाट पर बैठा था। माँ अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया और बाथरूम में चली गई। फिर आकर खाट पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने लाइट बंद कर दी, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। लेकिन उस कमरे के एक कोने में देवता का छोटा सा मंदिर था। उसकी रोशनी से थोड़ा उजाला था। तब माँ मुझसे एक शब्द भी बोले बिना मुझसे दूर होकर सो गई। एकांत और थोड़ी देर पहले की घटना ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी, लेकिन गाल पर जलन अभी भी ताज़ा थी। मैं भी माँ से दूर होकर सो गया। आधी रात को मेरी नींद खुली। चेहरे पर हवा लग रही थी। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आंखें खोली, लेकिन पूरी तरह से होश में आने में थोड़ी देर लग गई। उस समय तक मंदिर की रोशनी मंद हो गई थी। उस मंद रोशनी में मैंने देखा कि माँ नींद में मेरे पास आ गई थी और मुझसे सटकर सोई हुई थी। तब उसकी नज़दीकी से मुझे एक अजीब सा सुकून मिला था। तब मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। फिर कुछ ही पलों में नींद ने मुझे फिर से अपनी आगोश में ले लिया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो देखा कि माँ मेरे लिए चाय बना रही थी। उसने मुझसे कहा, अब ठीक हो तुम? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ। उसने मुझे प्यार से देखा और हम दोनों ने चाय की चुस्कियों के साथ एक नई शुरुआत की। माँ का दिल ऐसा ही होता है, बच्चे लाख बड़े हो जाएं, लेकिन माँ के सामने वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। लेकिन अब मैं जब भी उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।